मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव में संज्ञा प्रकरण को। आप सब जानते हैं स्टूडेंट, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में आचार्य वरदराज ने महेश्वर के सूत्रों के पश्चात 14 सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसे आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप हमारे साथ लेक्चर के एंड तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है। वरदराज आचार्य हैं। ऐसा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ लिया जाता है और इसमें संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत बहुत सारे, जैसे इत संज्ञा सूत्र है, लोप संज्ञा सूत्र है, स्वर्ण संज्ञा सूत्र है, पद संज्ञा सूत्र है। तो इन संज्ञाओं का वर्णन होने के कारण इसे संज्ञा प्रकरण कहा गया है। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसकी ध्वनियों को केंद्र में रखते हुए विकसित किया गया है। स्वर और व्यंजन ध्वनियों को सूत्रों में संक्षिप्त तौर पर इंगित करने के लिए महर्षि पाणिनि ने ध्वनियों को वर्गीकृत करते हुए 14 मौलिक सूत्रों की रचना की है, जिसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और आप पिछले सेमेस्टर में इन माहेश्वर सूत्रों को पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अयोण रीलरिक ऐयोंग अयोच हयवरट लन यमंगणम ज भय घडधश ज भ गडदश ख फ छ ठ थ चट तव क पय शशसर और हल। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि इनमें से हमारे पास जो पहले 4 सूत्र हैं वो हमारे क्या हैं, अच हैं। अच का तात्पर्य होता है स्वर। और उसके बाद 5 से लेके आखिरी तक जो सूत्र हैं वो आपके क्या हैं, हल है, जिसमें आपके सारे व्यंजन हैं। तो चलिए सबसे पहले अब आपको ये महेश्वरानी सूत्र याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन कहाँ से बोला जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम एक बार जान लेते हैं, क्योंकि अभी हम संज्ञा प्रकरण में जब हम संज्ञा सूत्र, इत संज्ञा सूत्र, लोप संज्ञा सूत्र या अन्य सूत्र जो करेंगे हम, तो उसमें वर्णों का उच्चारण स्थान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और इस संज्ञा प्रकरण में भी आपको ये सब काम आएंगे। तो चलिए देखिए, पहला हमारा है अकुहु विसर्जनीया नाम कंठ, जिसके नाम से स्पष्ट है अ है। देखिए आकार दीर्घकार, कु माने कवर्ग हो गया, ह से ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। नेक्स्ट देखते हैं इचु यशा नाम तालु। अब आप चेक करिए, ई है दीर्घिकार, चु का अर्थ है चवर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ऋतुषा नाम मूर्धा। तो आप देखें अब यहाँ पे री है आपका दीर्घिकार भी है, टू से टवर्ग हो गया, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ली तुलसा नाम दंता। तो अब ये देखिए री टवर्ग यहां से बनाते जाइए और सकार यानी स का उच्चारण स्थान दांत है। उपपद्यमानिया नाम मौष्ठौ। तो अब देखिए उ और दीर्घ उकार और लघु उकार पवर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ए दई तो कंठ तालु, और यहाँ से स्पष्ट है एकार और दीर्घेकार, लघु और दीर्घेकार का इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ दऊ तो कंठ ओष्ठम, ओकार और दीर्घोकार इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकार से दंत ओष्ठम, वकार का यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। ये मंगना नाम नासिका च, ये आपके पंचम वर्ण है। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका उच्चारण स्थान में भी काम आएगा और अभी अब जो हम सूत्र करने वाले हैं उसमें भी बहुत अधिक काम आएगा। तो ये वर्गों के 5वें वर्ण है और अनुनासिक वर्ण का भी उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। तो इस प्रकार उच्चारण स्थानों को आपने याद करना है। एक टेबल बनाकर यहाँ पर बता दिए कि कौन से वर्ण कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांतों से, ओठ से, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ और नासिका से बोले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं संस्कृत की ये सबसे बड़ी विशेषता है, किसी अन्य भाषा में आपको ये विशेषता देखने को नहीं मिलेगी। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान मुख के भीतर अलग अलग स्थानों से होता है।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सूत्र की ओर और हमारे पहले सूत्र का नाम है हल्यंतम और यह इत संज्ञा सूत्र है। यहाँ पर बता रहे कि उपदेश में अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। अब उपदेश किसे कहते हैं हम जानते हैं कि व्याकरण के प्रमुख आचार्य हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। उनके द्वारा जो बताए गए सूत्र हैं, धातु हैं, प्रत्यय हैं, उसको उपदेश कहा जाता है। और अंतिम व्यंजन से तात्पर्य है जो भी आपने 14 महेश्वरानी सूत्र देखे हैं उनमें जो आखिरी अंतिम व्यंजन है उनकी संज्ञा होती है। तो एक बार हम महेश्वरानी सूत्रों को देख लेते हैं। अब देखिए ये जो अंतिम व्यंजन वर्ण है आप चेक कीजिए, तो ये क्या कहे हैं इन्होंने, इत संज्ञक हैं। अब आप यहाँ पर एक उदाहरण दिया अण, अण कहने से अब आपके पास कितने आगे वर्ण देखिए अ, ई, उ, और अ तो हमारा क्या है, इत संज्ञक है, इसलिए यहाँ पे ण का लोप हो जाता है, इसे इत कहते हैं। जिसका लोप होता है उसे इत कहते हैं। तो इस प्रकार जैसे पिछले सेमेस्टर में भी प्रत्याहार बनाए थे, जैसे अक कह दिया, तो अब आप देखिए क्या कौन कौन से आएंगे हमारे पास वर्ण, अ, ई, उ, न तो आपका कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, री, लरी और क। तो यानी जो आखिरी अंतिम व्यंजन वर्ण है वो क्या है, इत है, इनका लोप हो जाता है। आने वाले सूत्रों में हम इसे और डिटेल से जानेंगे। चलिए दूसरा हमारा सूत्र है अदर्शनम लोपः, जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि लोप संज्ञा सूत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यमान पद है उसका क्या है, अदर्शन, माने दिखाई ना देना लोप कहलाता है। शास्त्रों से जिसका श्रवण प्राप्त है वे दिखाई भी दे रहे हैं परंतु उन वर्णों को ना सुनना ना देखना इसे लोप कहा जाता है। अब जैसे अयुण का आप उदाहरण देखिए, ण क्या है, इसका श्रवण भी आप सुन भी रहे हो, इसको आप इसे देख भी रहे हो, परंतु जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तब इनका ग्रहण नहीं किया जाता है, तो इसे लोप कहते हैं। अब लोप का तात्पर्य आप ये ना सोच लेना कि इनका विनाश, इस लोप का तात्पर्य है प्राप्त है परंतु उसे ना सुना जाना। तो इसके लिए महेश्वरानी सूत्र एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अब देखिए ये सूत्र आपको कितने अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अयुण, सिर्फ इसको उठाया हमने एक एग्जाम्पल में, आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो यानी कि प्राप्त है परंतु उसको ना सुनना ना देखना, वो हमारा क्या है, अदर्शनम लोपः। चलिए तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं और हमारा तीसरा सूत्र है तस्य लोपः, जो लोप विधायक सूत्र है। और यह क्या कार्य करता है, यह लोप करने वाला सूत्र है जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है। अब आपको पता चल गया अंतिम वर्ण जो है इत संज्ञक होते हैं उसका लोप कर देता है, ठीक है। अयुण एक उदाहरण दिया आपको, ण की इत संज्ञा होती है, इसका लोप हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं ये महेश्वरानी आपके 14 सूत्र जो हैं, आप कोई भी उदाहरण इनमें से लेकर लिख सकते हैं। अण की बजाय आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है जोड़ सकते हैं। अंतिम व्यंजन वर्ण इत संज्ञक होता है, माने उसको ना तो सुनना है ना ही उनकी प्रत्याहार करते समय उनकी गणना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा सूत्र हमारा है आदिरंतेन संहिता और हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र इसे कहा जाता है। और इसी के माध्यम से आपने थर्ड सेमेस्टर में जब 14 महेश्वरानी सूत्र याद किए थे और प्रत्याहार बनाने की विधि के लिए यही सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको जानते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। आदिवर्ण का अर्थ है पहला, फर्स्ट, अंत्य इस वर्ण संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर अपने स्वरूप का और मध्यस्थित वर्णों का बोध कराता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अण दिया, अवर्ण प्रत्याहार में ण की संज्ञा होगी, अंतिम व्यंजन वर्ण की संज्ञा होती है, ये हमने अभी पिछले सूत्रों में जाना। अण का आदि वर्ण यानी पहला वर्ण क्या है, अ है। अण प्रत्याहार क्या कर रहा है, अ वर्ण अपना भी बोध करा रहा है और ई और उ यानी जो मध्य स्थित वर्ण है उनका भी बोध करा रहा है। तो इसी प्रकार आप कई सारे एग्जाम्पल पिछले सेमेस्टर में भी प्रत्याहार बनाते वक्त सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने का ये सूत्र है आदिरंतेन संहिता, इसके द्वारा हम प्रत्याहार बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास आया अक, जैसे आपने जश बनाया तो अब आप क्या करते थे, अ से लेकर काउंट करके क जो आपका अंतिम व्यंजन वर्ण है वहां तक आप गणना करते हो, अ ई उ। अब मैं व्यंजन वर्ण साथ साथ काट रही हूँ स्टूडेंट्स, री, लरी और क। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, अक प्रत्याहार कहने से अ ई उ री और लरी,
इन के वर्णों की गणना की जाएगी। अब जश में आप देख लीजिए, ज से स्टार्ट है और श तक लेना है और श आपका अंतिम व्यंजन वर्ण इत संज्ञक है। तो इस प्रकार आपने ये प्रत्याहार बनाने की विधि पिछले सेमेस्टर में की थी। नेक्स्ट हमारा सूत्र है उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ देखिए सूत्र में क्या बताना चाह रहे हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। अब एक मात्रा से आप समझ आएंगे, ह्रस्व की बात की है, द्विमात्रिक से माने दीर्घ मात्रा की बात की है, त्रिमात्रिक यानी जिसे आप प्लुत कहते हैं। ऐसे अच की, अच आप समझ चुके हैं, अच यानी स्वर को कहते हैं कि क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है और यह ह्रस्वादि का ज्ञान उच्चारण काल की दृष्टि से है। तो उदाहरण से समझते हैं इसे स्टूडेंट्स। ह्रस्व क्या है, एक मात्रा वाला उ, उच्चारण में जितना समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। जैसे कु का उदाहरण दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लघु उकार लगा है, तो ये क्या है, ह्रस्व है। दूसरा आपका दीर्घ यानी दो मात्रा वाला, यानी अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, दीर्घ उकार है, इसके उच्चारण में जितना समय लगा वह दीर्घ कहलाता है। अब कु, अब मात्रा दीर्घ होगी है तो थोड़ा सा इसका उच्चारण काल का समय जो है बढ़ जाएगा, तो इसे हम दीर्घ कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्लुत है, जिसे आप कहते हो तीन मात्रा वाला। तीन मात्रा वाला के उच्चारण में जितना समय लगता है वह प्लुत कहलाता है। जैसे कु, ठीक है, जब आप किसी को बुलाते हो तो क्या होता है, कुछ दूर तक, जैसे राम, श्याम, तो ये क्या दूर तक जब बुलाया गया तो वहां पे क्या होगी, तीन मात्राओं वाला वर्ण हो गया, जिसे हम प्लुत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है उच्चैरुदात, ये उदात संज्ञा सूत्र है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपर के भाग से, पर इसके लिए आप देखिए, अब आपको उच्चारण स्थान आपको पहले बताएं, एक बार और देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ण जो है स्वर है या व्यंजन है, उसका उच्चारण स्थान मुख के भीतर अलग अलग स्थानों से हो रहा है। तो यहाँ पर कंठ तालु आदि कह दिया, तो आदि से तात्पर्य यहाँ पे मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, ये सभी उच्चारण स्थान है। इन सबका आदि कहने से का तात्पर्य कि ये सभी उच्चारण स्थानों की बात की। जब ऊपर के भाग से जो स्वर बोले जाते हैं उनको उदात कहते हैं और इसका प्रयोग आपको वैदिक मंत्रों में ही दिखेगा। नेक्स्ट सूत्र है हमारा निचैरनुदात, अनुदात संज्ञा सूत्र है। कंठ, तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से जब स्वर बोले जाते हैं तो उसे अनुदात कहते हैं और इसका प्रयोग भी हमें वैदिक मंत्रों में मिलता है और इसके पहचान हम कर सकते हैं, वर्ण के नीचे क्या होती है, तिरछी रेखा हमें दिखाई देगी। और अगला हमारा समाहार स्वरित सूत्र है, जो स्वरित संज्ञा सूत्र को बता रहा है। उदात और अनुदात ये दोनों स्वर, ये दोनों जिस स्वर में रहते हैं या फिर कह लीजिए कंठ और तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें स्वरित कहते हैं और इसका भी प्रयोग हमें वैदिक मंत्रों में दिखाई देता है। और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, वर्ण के नीचे खड़ी रेखा होती है। तो इस प्रकार इसके प्रयोग को आपने जानना है। चलिए नेक्स्ट हमारा सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिक, ये अनुनासिक संज्ञा सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर मुख और नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। ये उदाहरण दिया है आपको। अब इसके लिए अब आपको अपने व्यंजन वर्ण याद होने आवश्यक है। अब देख लीजिए ये पंचम वर्ण की बात की है, ये पंचम वर्ण हमारे क्या है, अनुनासिक वर्ण है और इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी ये स्वर्ण संज्ञक विधायक सूत्र है और यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि जिन वर्णों के कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान, आदि से कहने से तात्पर्य यहाँ पे मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका आदि जितने भी उच्चारण स्थान है उनकी बात की है और उसके साथ साथ किसकी बात की है, अभ्यांतर प्रयत्न की बात की गई है। ठीक है, तो वो क्या है, मान होता है उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब पहले जानिए प्रयत्न क्या होता है स्टूडेंट्स। वर्णों के उच्चारण करते समय जब अंदर से आने वाली वायु जो है जीवा को मुख के भिन्न भिन्न स्थानों पर कुछ प्रयत्न करना पड़ता है उसको, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक अभ्यांतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य प्रयत्न होता है। अभ्यांतर प्रयत्न नाम से स्पष्ट है, वर्ण के मुख से बाहर आने से पहले मुख के भीतर जो भी यत्न होता है उसे अभ्यांतर कहते हैं और वही प्रयत्न जब बाहर की तरफ है तो उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने कहा है कि आपको कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान का ध्यान रखना है और अभ्यांतर प्रयत्न का ध्यान रखना है। अगर वे समान है तो इसे हम स्वर्ण संज्ञा कहते हैं। इसमें हमारा स्पृष्ट वर्ण है,
और स्पृष्ट वर्ण में सभी हमारे स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। अब आप इस टेबल से भी समझ सकते हैं जो आपने व्यंजन वर्ण किए थे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ईशद स्पृष्ट से अर्थ है जो हम करते हैं यर लव, जिसे आप अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। और विवृत से तात्पर्य हमारा है, यहाँ पे हमारा सभी स्वर आते हैं अयोग वाह, यानी अनुस्वार और विसर्ग वाले को छोड़कर आपके पास सभी आते हैं। अ दीर्घाकार, ई दीर्घिकार, ठीक है, उ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे किस में आते हैं? विवृत में आते हैं। ईशद विवृत में हमारे पास आते हैं ऊष्म वर्ण, जिसे आप कहते हो श श सह, ठीक है स्टूडेंट्स। संवृत में हमारे पास क्या आता है? सिर्फ ह्रस्वकार की बात की जाती है। तो इस प्रकार ये आपके अभ्यंतर प्रयत्न है। वैसे बाह्य प्रयत्न यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, जो कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित करके 11 प्रकार के हैं। तो चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा इन्होंने लिया ई च वर्ग य और श। अब इससे आपको स्पष्ट हो रहा है, देखिए कौन सा लिया है। इचु ऐसा नाम आपने किया था तालु, तो ये अब आपका ई चूक से च वर्ग हो गया, य हो गया, श। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु भी है। और इनका अभ्यंतर प्रत्यन स्पृष्ट है, यानी कि 25 स्पर्श व्यंजनों के बीच में इनकी गणना की जाती है। इसे स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है अनुदित स्वर्णस्य चा प्रत्यय। ये स्वर्ण ग्राहक सूत्र है और इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है। देखिए यहाँ कह रहे हैं चा प्रत्यय का, अब यानी अ है, थोड़ा सा तोड़े तो अप्रत्यय बन गया। अप्रत्यय यानी कि जिसका विधान ना किया गया हो। सूत्र से ही हमने इसकी परिभाषा को निकाला है, ठीक है। अब देखिए अणु लिखा है, यहाँ पे अण बन गया आपका। ऊ से आपका उदित वर्ण कहे हैं कु चुटु तु पु, जो आप 25 स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं आए हैं, इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो चलिए देखिए किस प्रकार होती है। जैसे कु में इन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्या है हमारे पास? ऊ का विधान नहीं होता है। इसे उदित वर्ण ये क्या करते हैं? अपने स्वरूप का और अपने सवर्ण का ग्रहण कराएंगे। ऊ के कहने से आपका स्पष्ट हो जाएगा कि ये पूरा कवर की बात कर रहे हैं। क अपने साथ साथ अपने सवर्ण का बोध करा रहा है, यानी जो उसकी फैमिली के मेंबर हैं उनका भी बोध करा रहा है। जो अपने साथ अपने सवर्ण का भी बोध कराता है। ऐसे यहाँ पर और अन्य उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सूत्र है परह सन्निकर्षः संहिता। अब ये संहिता संज्ञा सूत्र है और जिसके सूत्र से स्पष्ट है। सन्निकर्ष का अर्थ क्या है? समीपता। वर्णों की जब अत्यधिक समीपता होती है तो उसे हम संहिता कहते हैं। उच्चारण करते समय जब कभी क्या होता है, वर्ण बहुत समीप आ जाते हैं तो समीपता को हम संहिता कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप हिम प्लस आल्य देखिए, हिमालय करते आए हैं, यहाँ पे क्या हुआ? अ प्लस आ अत्यंत समीप है तो इनकी संहिता संज्ञा हुई। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि संहिता संज्ञा वाले वर्णों में संधि कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है हलोनंतरा संयोग। ये संयोग संज्ञा सूत्र है और हल का तात्पर्य आप जानते हैं। हल क्या होता है स्टूडेंट्स? अब तो आपको पता चल गया होगा। हल क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। अभी आपने महेश्वरानी सूत्र किए जिसमें हमने 14 सूत्र किए और पहले 4 सूत्र आपके स्वरों को बताते हैं, अंतिम 10 सूत्र जो हैं आपके हल यानी कि व्यंजन वर्णों को बताते हैं। इसको अब हम परिभाषा से जानते हैं। देखिए यहाँ पे कहा अचों अर्थात स्वरों के व्यवधान से रहित कह दिया गया। हलों की संयोग संज्ञा होती है, अर्थात जब कभी क्या होगा, 2 व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं होगा, मतलब 2 व्यंजन वर्ण इकट्ठे आ जाएंगे, उसमें कोई स्वर नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कल्प कह दिया और बंद कह दिया। अब देखिए, अब कल्प कहने से देखिए यहाँ पे ल आपको व्यंजन वर्ण दिख रहा है, ठीक है, प आपको व्यंजन वर्ण दिख रहा है, तो ल और प के बीच में क्या है? कोई भी स्वर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है? संयोग संज्ञा हुई है। ऐसे बंद में देखिए न आपका व्यंजन वर्ण है, ध भी व्यंजन वर्ण है, यानी न और ध के बीच में भी कोई स्वर नहीं है, तो संयोग का उदाहरण है। तो यहाँ पर संयोग संज्ञा हुई है। चलिए लास्ट सूत्र देखते हैं। सुप्तिडंतम पदम पद संज्ञा सूत्र है ये हमारा। अब सुबंत का मतलब क्या है? शब्दों के अंत में लगने वाले 21 प्रत्यय। और याद कीजिए शब्द रूप है ना, जब हम सप्तमी तक करते हैं तो उसको काउंट करके देखिए 21 प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय सु से आरंभ होकर प पर समाप्त होते हैं, इन्हें सुप कहा जाता है। और अगला हम टिडंत करते हैं
तो धातुओं के अंत में, ये था शब्दों जिससे आप शब्द रूप बनाते थे, और ये धातुओं के अंत में 18 प्रत्यय हैं और 30 से आरंभ होते हैं, अण पे खत्म होते हैं, इसलिए इसे तिन कहा जाता है। इसको अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं। राम शब्द रूप जब आप बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो राम, तो ये क्या है, सुप प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके माध्यम से आपका सुप लगा है, तो इसे हमने सुबंत कह दिया। और पूरा एक पंक्ति का उदाहरण भी दे दिया, राम राम रामा, सुबंत होने के कारण यहाँ पे क्या है, सु औजस, ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं, जिससे राम शब्द रूप की प्रक्रिया बनाई गई है। तिरन देखते हैं, पठ में तिप जोड़ा, पठती, पट धातु से तिप तिंग प्रत्यय लगा है, और पठती पठता पठंती में अगर आप देखें तो क्या बनेगा, तिप तस जी आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप शब्द रूप और धातु रूप में प्रत्यय जोड़ते हैं। ये तो बहुत आपको शॉर्टकट तरीके में बताया गया, नहीं तो संज्ञा प्रकरण बहुत वाइड है लघु सिद्धांत कौमुदी हमारी, जहां पे एक सूत्र को लेकर बहुत अधिक डिफाइन किया गया है। संज्ञा प्रकरण का जो आपने लेक्चर सुना फ्रेंड्स, इसको लेकर आपका कोई भी डाउट है, जितने आपने सूत्र पढ़े, कहीं पे भी आपको मुश्किल लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी कोई सजेशन हो फ्रेंड्स तो आप वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट, किसी भी भाषा को जानने के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक है। और जब हम व्याकरण को जान लेते हैं, इन सूत्रों को जान लेते हैं, प्रत्याहार बनाने की विधि जान लेते हैं, तो हमारे बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ये लेक्चर। और आप चैनल पर नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और नए लेक्चर के साथ। आप हमारे साथ अगले लेक्चर में भी बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत से टॉपिक हमें करने हैं और बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की आई, हमारे पास कमेंट्स आए, जिसके हमें एक डायरेक्शन मिलती है। तो इसलिए स्टूडेंट नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भी आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, बने रहें। तो आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना, तो इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, नमो नमः।